अगर मुझे एम्स की तैयारी करनी है तो मैं कहाँ से करूँ, मुझे ईएसआईसी की करनी है तो कहाँ से करूँ, आरआरबी की करूँ तो मैं कहाँ से करूँ, क्या दिमाग में चल रहा था पेपर देते हुए, कैसे करना है। 18 मिनट में 20 क्वेश्चन करने होते हैं। जिन्होंने जो लंबे लंबे प्रश्न थे उनको कम समय में ही निपटा दिया। इतनी थ्योरी पढ़ोगे वो कोई मायने नहीं रखता। आदिल कितनी अटेम्प्टिंग थी टोटल। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। होके ना मायूस यूं बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ लेके आया हूँ उस प्यारे स्टूडेंट को जिन्होंने वो मंजर और वो मतलब मंजिल जो है उसको प्राप्त किया है कि जहाँ एक तरफ ये हो रहा था कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है और वहाँ दूसरी तरफ अब ये होने लग गया कि सिलेक्शन के ऊपर सिलेक्शन हो रहा है। जी हाँ, वैसे आप उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पहले मिल चुके हैं हमारे प्रिय स्टूडेंट आदिल से, जिन्होंने प्रीवियसली भी अपने सक्सेस से अपनी कहानी लिखी है और आज पुनः वो हमारे साथ में है ईएसआईसी में एक बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट के साथ में। हालांकि ईएसआईसी के एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, रैंक अभी नहीं आई है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आदिल जो है बहुत ज़बरदस्त रैंक के साथ में सेलेक्ट हुए हैं। वो आखिर जब रैंक भी आ जाएगी तब हम रैंक भी बता देंगे। रैंक हमें नहीं पता, लेकिन आदिल का सिलेक्शन जो है वो अच्छे नंबरों और अच्छे रैंक के साथ में हुआ है, इतना हमें विश्वास है। तो स्वागत है आदिल आपका। कैसा लग रहा है, एक बार पुणे उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप है। इससे पहले हम नॉर्थ सेट 6 के रिजल्ट के बाद मिले थे, है ना, और आपने उस समय भी बहुत मेहनत का जो कहानी बताई थी। मुझे एक बात अच्छे से याद है, जब नॉर्थ सेट 6 में हम मिले थे तब मैंने पूछा था कि आदिल जब रिजल्ट आया था तो सबसे पहले आपकी बात किससे हुई थी। तब आपने मुझे बताया था कि सर पापा को मैंने सबसे पहले कॉल करके बताया था और उन्होंने मतलब एकदम गले लगा दिया था मुझे एकदम डरते ही हैं जब वो मिले थे मेरे से। तो वो नॉर्थ सेट 6 का रिजल्ट और अब ईएसआईसी का रिजल्ट, इस बार क्या रिएक्शन? इस बार सर रिएक्शन वैसा नहीं था, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका है। जो मतलब पहले नॉर्थ सेट एम्स की जो थी उसके बाद ठीक है रिएक्शन ऐसा कि शॉक तो थे कि मतलब एकदम से अब सिलेक्शन हो रहे, कंटिन्यू हो रहे हैं। जितने भी एग्जाम इस ईयर दिए तो सब में अच्छी रैंक के साथ निकल। अब बैक टू बैक सिलेक्शन है तो आदत पड़ गई है अब। हाँ कह सकते क्या, आदत पड़ चुकी है। तो बहुत खुश थे क्योंकि एक्चुअल में पेरेंट्स की मेहनत होती है सर, हमसे ज़्यादा तो मेहनत वही करते हैं सर सबसे ज़्यादा। तो उनको वो समटाइम्स खुशी जाहिर कर देते, समटाइम्स नहीं कर पाते हैं। तो इस बार भी अच्छा रिएक्शन था। इस बार चॉकलेट्स लेके आए थे मेरे लिए। तो इस बार आदिल को चॉकलेट मिल चुकी है, क्योंकि अब पापा को विश्वास हो गया कि अब चॉकलेट खिलाई देनी चाहिए, क्योंकि छोरा जो है अब बैक टू बैक जो है सिलेक्शन दिया जा रहा है। अच्छा आदिल, ईएसआईसी पेपर जो है थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। एग्ज़ाम से पहले क्लियर नहीं था कितने क्वेश्चन आएंगे। ये पता था कि 300 नंबर का पेपर होगा, लेकिन 100 क्वेश्चन आएंगे या 150 आएंगे। हालांकि मैंने जब भी क्लास ली बताया था कि क्वेश्चन जो है वो जितना समय दिया जाता है उससे ज़्यादा ही आते हैं। तो 120 मिनट्स का समय था। पेपर में कुछ क्वेश्चंस लेंदी थे, कुछ क्वेश्चंस इजी थे। आदिल का कैसा अनुभव रहा पेपर को लेके? सर क्योंकि शुरू आपकी क्लासेस से आइडिया तो था, क्योंकि आप एक्सपेक्टेड बता ही रहे थे कि 120 मिनट है, तो आप हमेशा कहते थे मान के चलो 150, 100 से कम तो आएंगे नहीं। आपने कभी बोला भी नहीं था 100 से कम, तो वो एक्सपेक्टेड करके चले थे। दूसरा इस साल मतलब सब चीज़ अच्छी रही तो कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल पे था, तो पेपर कैसा आएगा वो कोई वैल्यू रख नहीं रहा था, मैटर नहीं करता है। मतलब वो सिलेक्शन हो रखा था, वो कॉन्फिडेंस था। इस बार जब गए थे तो प्रेशर भी नहीं था कि इतने अटेम्प्ट करने हैं या ऐसे करना है। बस क्वेश्चन पढ़ा, आंसर आ रहा है, आप टिक करते जा रहे हो। इवन बस देखा था कि कितने क्वेश्चन है शुरू में, तो पता चला 150 क्वेश्चन है और मेरे पास टाइम इतना है, करते रहेंगे कितना भी, क्योंकि प्रेशर नहीं था। क्योंकि इस बार अलॉटमेंट हो चुकी थी, तब तक तो अलॉटमेंट था कि मेरे पास एम्स दिल्ली है इस बार, तो वो अच्छा था इस बार पेपर। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा नॉर्थ सेट 6 में आदिल सेलेक्ट हो चुके हैं पहले, और इनको एम्स दिल्ली जो है वो अलॉट हो रखा है। हालांकि अभी आदिल को ज्वाइनिंग नहीं मिला, एम्स दिल्ली का थोड़ा प्रोसेस लंबा रहता है तो ज्वाइनिंग में टाइम लगता है, पर वो जो सिलेक्शन की खुशी थी। अच्छा, एम्स दिल्ली के अलावा आदिल ने राजस्थान के है ये, और राजस्थान में CHO की वैकेंसी और NHM की 2 वैकेंसी, बैक टू बैक ईएसआईसी से पहले भी ये 2 एग्जाम हुए हैं और उन दोनों एग्जाम को भी इन्होंने क्रैक किया और उन 2 एग्जाम का फायदा ईएसआईसी में इनको हुआ, ये बात भी पक्की है। क्यों? क्योंकि उन 2 एग्जाम में ये जो एप्लीकेबल क्वेश्चंस थे, जो लेंथी क्वेश्चन थे, जो पूंछ पकड़ने वाली बात हमने सिखाई थी CHO और NHM में, वो यहाँ पे ईएसआईसी में आदिल की मदद कर गई कि इन्होंने जो लंबे लंबे प्रश्न थे उनको कम समय में ही निपटा दिया। तो आदिल कितनी अटेम्प्टिंग थी टोटल? सर ईएसआईसी में सर ऑलमोस्ट 145 के आसपास, 150 में से 145 क्वेश्चन थे, जिसमें से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आ नहीं रहे थे। 120 जो मैंने आपको भी, तो इतना ज्यादा कैसे खेला मतलब? सर इस बार मतलब दोस्त इतने सालों की मेहनत थी
और लास्ट ईयर से क्वेश्चन अटेम्प्टिंग मैंने बहुत ज़्यादा की है हम्म। कोई भी बुक्स के मैंने क्वेश्चन नहीं छोड़े इवन एक कैप्लान की बुक आती है मैंने वो भी मंगाई जिसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का एक वे बताया जाता सही है है। प्लस आपके क्वेश्चन अटेम्प्टिंग का करने का तरीका जो आप गाइड करते हो तो उससे मतलब इस साल आप हमेशा कहते थे जितने क्वेश्चन करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा तो इस साल मैंने कोई भी एग्जाम हो चाहे एम्स का हो एम्स में मेंस में भी मैंने 92 क्वेश्चंस किए थे मेरे 78 से ही हुए थे तो बाकी वो गलत हुए थे तो उसमें भी मेरा इसलिए रैंक अच्छा है फिर CHO में भी ऐसे ही हुआ 100 में से मैंने ऑलमोस्ट 85 के आसपास क्वेश्चन किए NHM में भी इतना ही किया तो इस बार भी मैं ये नहीं सोच रहा था कि मुझे आ नहीं रहे बस जो आ रहे वो कर रहा था तो 110 क्वेश्चन अराउंड ऐसे हो गए थे तो जो मुझे डायरेक्ट आंसर आ रहे थे मतलब 100 प्लस क्वेश्चन ऐसे थे ओके। बचे हुए कुछ क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन में मेरे को डाउट्स थे तो उसमें फिर मैंने फ्लूक ले लिया मैं कहा चलो इसमें ये ले लेते क्योंकि नौकरी तो है मेरी। हाँ, तो आदिल ने एक बात अच्छी बताई बच्चों की जब आपका सिलेक्शन हो रखा होता है तो एक कॉन्फिडेंस आपके पास रहता है ज्ञान था लगातार पढ़े हैं लगातार मेहनत की है तो उस ज्ञान का पूरा उपयोग करके अटेम्प्टिंग को थोड़ा ज़्यादा रखा हालांकि अगर आपको ज्ञान नहीं है तो ज़्यादा अटेम्प्टिंग आपके लिए ख़राब भी साबित हो सकती है लेकिन आदिल का मानना है कि मेरे जो डायरेक्ट आंसर आने वाले क्वेश्चन 100 प्लस थे जब 150 में से 100 प्लस क्वेश्चन तो आपको सीधे सीधे आ रहे हैं और आपको पता ही वो तो गलत होने ही नहीं है मेरे तो फिर आप इतनी रिस्क ले सकते हो कि 145 तक भी चले जाते हो और अच्छा है कि इन्होंने 145 तक किया है और इनका ये भी है कि लगभग सही ज़्यादा ही है मतलब रॉन्ग आंसर कम है इनके तो ये भी एक प्लस पॉइंट रहता है कि आपको रैंक दिलाने में मदद करता है हालांकि SIC की रैंक मैंने का भी डिक्लेयर नहीं हुई है लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आदिल का जो कॉन्फिडेंस और जो अटेम्प्टिंग इनकी है तो हम रैंक के साथ में भी बताएंगे कि जब रैंक आएगी तो आदिल का कौन सा रैंक रहता है वैसे नॉर्थ सेट 6 में आदिल की 30 रैंक थी 30वीं रैंक ऑल इंडिया 30 रैंक पहले एक इंटरव्यू हमने ऑलरेडी किया था रैंक के साथ में आदिल हमारे साथ मिले थे और एक बार पुणे जो है इनका बहुत ज़बरदस्त सिलेक्शन आदिल जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करते हो जैसा भी आपने बताया कि आपने उस बात को फॉलो किया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा की कोई पर्टिकुलर बुक या ठीक है कोई भी बुक चलेगी सर लेकिन क्वेश्चन करने चाहिए वो इम्पोर्टेंट है सर क्वेश्चन करने इम्पोर्टेंट है बेसिकली है आप थ्योरी आप सालों से पढ़ते हो जब थ्योरी अप्लाई करना में नहीं आएगा तो फिर आपका लोग कहते हैं हम इतने सालों से पढ़ रहे हैं हमने ये कोचिंग कर ली वो कोचिंग कर ली बट उनसे पूछता आपने क्वेश्चन कितने किए तो वे क्वेश्चन नहीं किए तो उसके लिए आप कहीं आप जैसे कोचिंग से आप लोग बुक्स ऑफ बुकलेट क्वेश्चन लेट आप बहुत ज़्यादा देते हो वो है और थोड़ी सॉल्व करनी चाहिए बहुत सी जैसे एंक्लेक्स की मैंने मॉस भी बहुत ज़्यादा एंक्लेक्स से तीनों मैंने कर रखी है मॉस भी लिपिनकोट सॉन्डर से फिर एक कैप्लान की अलग से बुक मंगवाई थी क्वेश्चन की जो एंक्लेक्स आर्यन की क्वेश्चन आते हैं उसके लिए वो बुकलेट की टारगेट हाई का 5th एडिशन जिसे सब कहते हैं इसको तो पढ़ना ही नहीं चाहिए मैंने तो उसके भी पूरे क्वेश्चन कर डाले ऑलमोस्ट 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन थे तो मेरे पास टाइम था 2-2.5 साल का तो उसको आपने पूरा यूज लास्ट में इस साल मैंने जो मेरे पास कुछ थी नहीं बुक्स और क्वेश्चन थे नहीं क्योंकि हमारे फील्ड में इतने ही क्वेश्चन है उससे ज़्यादा आएंगे नहीं आप राइट है तो इसलिए इस बार मैं समझता हूँ SIC में इसलिए मुझे अच्छा रहा कि इतने क्वेश्चन करने के बाद आइडिया रहा कि कौन सा क्या आ रहा है और रिसर्च मैनेजमेंट के लिए तो सिद्धार्थ सर की क्लास ही काफ़ी थी उसके बाहर तो कुछ था ही नहीं तो वो चलता गया तो उसके क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो गए एंड उन्हीं की क्लास की वजह से ये था सर RUHS में PG में भी मेरा जहाँ पर रिसर्च और मैनेजमेंट ही पूछी जाती है कॉम्पिटेटिव में तो वो भी क्लियर हो गया तो वहाँ फिर ऐसे में सेलेक्ट हुआ एम्स PG में भी ऐसे ही था मैनेजमेंट रिसर्च के टारगेट ऐसे क्वेश्चन किए थे वो काम आए सर की पढ़ाई क्लासेस काम आई उसी में से निकल गया सब कुछ था सर बहुत बढ़िया तो आदिल का बेसिक कहना है बच्चों एक बड़ा प्रश्न बच्चों का रहता है कि सर कौन सी बुक से क्वेश्चन करें मतलब अगर मुझे एम्स की तैयारी करनी है तो मैं कहाँ से करूँ मुझे SIC की करनी है तो कहाँ से करूँ RRB की करूँ तो मैं कहाँ से करूँ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन चाहे किसी भी बुक से करो लेकिन क्वेश्चन करने इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैसे बुक्स जो है और क्वेश्चन के जो नंबर है वो लिमिटेड है हमारे इस फील्ड में समय चाहिए होता है आदिल ने कहा कि मेरे पास में 1.5 से 2 साल का समय था मैंने पूरा यूज़ किया उसका और मैक्सिमम क्वेश्चन सभी किताबों के सॉल्व कर लिए और ज़्यादातर इन्होंने एनक्लेक्स पैटर्न पे फोकस किया जिससे क्या होता है कि आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज डेवलप हो जाता है फिर आपको कोई भी प्रश्न लो क्या फर्क पड़ता है क्योंकि आपने कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ रखा है आपने पूर्णता के साथ में पढ़ रखा है तो ये हर स्टूडेंट को इस बात को जरूर फॉलो करना चाहिए कि आप भी चाहते हो कि सर मेरा भी आदिल की तरह अच्छा सिलेक्शन हो रैंक मुझे मिले तो आपको इस बात को मतलब अपनाना पड़ेगा कि आप जब अटेम्प्टिंग करो तो ऐसी अटेम्प्टिंग करो कि आपका जो क्वेश्चन जो है आपका जो मतलब क्वेश्चन है वो मैक्सिमम आप अगर करते रहोगे तो आपका जो एग्जाम में अटेम्प्टिंग है वो फिर अपना आप अच्छी हो जाती है नेगेटिव मार्किंग ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं मतलब आपकी पहले की हुई प्रिपरेशन ही नेगेटिव मार्किंग कम कराती है वही आपका स्कोर करवाती है और वही आपको रैंक दिलवाती है ये एक बहुत बेसिक फंडा है जो आदिल ने बताया अच्छा आदिल उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपने पढ़ा और लगातार आप क्लास भी लेते हो यूट्यूब क्लास भी आपने लास्ट इंटरव्यू में मुझे बताया था कि कोई भी आप मिस कर ही नहीं रहे हो तो लगभग तकरीबन 3 साल से ज़्यादा समय हो चुका है उत्कर्ष क्लासेज को और हमारी कंटिन्यूड क्लासेज को तो ऐसा है कि वैसे हाँ एक
लगातार हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स बच्चों का मिलता आया है, जो कमेंट्स के थ्रू मिलता है, चीज़ों के थ्रू मिलता है, ऑफलाइन बैचेज में जो बच्चे आते हैं वो भी मिलता है। क्या वास्तव में आपको भी लगता है कि अच्छा काम किया जा रहा है नर्सिंग में उत्कर्ष के द्वारा? करंट सिचुएशन या सिनेरियो में देखे जितनी भी कोचिंग, क्योंकि आजकल कोचिंग इंडस्ट्री का इतना है, तो उस सिनेरियो में जिसने भी मुझसे पूछा भी था एग्ज़ाम सिलेक्शन के बाद, मैंने उनको ये सजेस्ट किया आप उत्कर्ष में जाओ, और अगर आपके पास इतना पैसे भी नहीं है, अगर आप पे कर सको और आप कोचिंगों में दे चुके हो ऑलरेडी, तो आप सिर्फ यूट्यूब क्लासेस देख लो, वो कोई वही काफ़ी है। मतलब इतना मटेरियल आपको मिल रहा है पर डे। आप ये मत देखो कोई इंसान आपको 1 घंटे में 10 क्वेश्चन करा रहा है, वो 10 घंटे में आपको 1 घंटे का टॉपिक देके जा रहा है, तो उसमें आपको बहुत से टॉपिक्स भी क्लियर होते हैं। काफ़ी जूनियर्स सीनियर जिनके नहीं हो रखे हैं तो वो भी पूछते रहते हैं। मैं तो वही सजेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप उत्कर्ष का यूट्यूब चैनल देखो, बहुत फायदेमंद रहता है। आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उसमें हो जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ वही है क्वेश्चन। ये अच्छी बात बताई बच्चों। आदिल का कहना है कि आपने कहीं कोचिंग कर रखी है, आपका अब लगता है कि मैं कोचिंग करने जितना मेरे पास में पैसा नहीं है, क्योंकि नो डाउट उत्कर्ष के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप पढ़ते हैं तो कुछ आपको पेमेंट करना होता है थ्योरी कोर्सेज वगैरह पढ़ने के लिए, ऐप के ऊपर कुछ कोर्सेज के लिए। तो अगर आपने नहीं पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा है और आपका फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको यूट्यूब के थ्रू भी हम बहुत सारी चीज़ें जो है लगातार पढ़ाते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ में क्लासें होती है। और फिर आपको लगता है कि नहीं सर मैंने अच्छा पढ़ नहीं रखा, या मैं पहला ही स्टूडेंट हूँ, अभी तक मैंने तैयारी नहीं की है, तो उत्कर्ष का ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, उत्कर्ष का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा तैयार है। बेस्ट मटेरियल हम हमेशा देने की कोशिश करते हैं। विश्वास के साथ में पढ़ना पड़ता है, पढ़ना आप ही को पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि आदिल जो है इन्होंने भी पढ़ा है, तो पढ़ा तो इन्होंने खुद ही है, हम तो पढ़ाने वाले हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा उन चीज़ों को। कंसिस्टेंसी, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना टाइम दोगे हमें, जितना चीज़ों को करो, भाई हम भी तो पढ़ाने के लिए टाइम ही दे रहे हैं, तो आपको पढ़ने के लिए टाइम देना पड़ेगा। तो जैसे हम पढ़ाने के लिए टाइम दे रहे हैं तो कर पा रहे हैं। अब मान लो मैं एक दिन में आधा घंटा ही पढ़ाऊँ, 1 घंटा ही पढ़ाऊँ, मैं टाइम ही नहीं दूंगा तो हम कैसे कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे पढ़ा सकता हूँ और आप 15-16 घंटे पढ़ सकते हो, तो आप उतनी की उतनी सफलता अर्जित कर सकते हो जितनी सफलता आप चाहते हो। तो इस बातों के लिए क्या देना पड़ता है, वक्त या समय देना पड़ता है। सफलता का यही तरीका है कि आप जितना वक्त देंगे उतना जो है बेहतर से बेहतर होते जाएंगे, है ना। अच्छा आदिल, एक और इम्पोर्टेंट बात, एग्ज़ाम जब आप देते हैं, मतलब एक बड़ा डर है कि एग्ज़ाम के दौरान जब, क्योंकि ऑफलाइन पेपर था, वैसे पेपर ऑनलाइन होते हैं ज़्यादातर, ESIC का ऑफलाइन था, गोला भरने वाला था, बेटर तरीका कौन सा है, CBT मोड या OMR? CBT मोड सर आजकल जो चल रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसमें आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो। MR शीट में मैंने काफ़ी देखा है, क्योंकि इस बार तो मुझे नोट करने के लिए काफ़ी टाइम था, क्योंकि मेरा पेपर भी जल्दी हो गया था। मैं नोट कर रहा था, मेरे पास भी बैठे लोग वो क्वेश्चन उसमें कर रहे हैं टिक, लेकिन OMR शीट में टिक नहीं कर रहे हैं। OMR शीट में सबसे एंड में करते हैं। इवन मैं उसको कई बार बोल रहा हूँ, भाई आप कर दो, आपका टाइम लैप्स हो जाएगा, वो ले लेंगे, बट उसका भी फिर आधा पेपर ऐसे रह ही गया। उसने OMR शीट भी कंप्लीट नहीं फिल कर पाया वो, क्योंकि टिक लगाने में टाइम लग जाता है, आपका B से C ना हो जाए। तो मैं उसको ही बोल रहा था, आप जैसे कर रहे हो तो आप फर्स्ट का आंसर लिखा, तो आप हाथों हाथ उसी टाइम पे उसको गोला लगा दो, तो वो आपका टाइम भी कंज्यूमिंग हो जाएगा। आपको पेपर में लगाने से अच्छा आप उसमें लगा दो, तो सब आपका एकदम हो जाएगा। तो आई थिंक ये चीज़ें बच्चों को थोड़ा लैप्स करवा देती है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए CBT मोड ज़्यादा अच्छा है। वैसे नॉर्थ का एग्जाम CBT मोड पे होता है बच्चों, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आगे RRB का पेपर आ रहा है, वो भी CBT मोड पे होगा, है ना, तो डरने की जरूरत नहीं है। पेपर देते समय जब हम अटेम्प्टिंग करते हैं, वैसे नॉर्थ में अब समय का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो अपना भी टाइम मैनेजमेंट उन्होंने कर दिया है। लेकिन महत्वपूर्ण ये रहता है कि बैक ऑफ माइंड में आपने क्या रखा। आपकी अच्छी रैंक है, नॉर्थ में भी अच्छा था, जब नॉर्थ में आपने पिछला एग्जाम दिया, क्योंकि आगे नॉर्थ का एग्जाम आना है, क्या दिमाग में चल रहा था पेपर देते हुए, कैसे करना है। 18 मिनट में 20 क्वेश्चन करने होते हैं, तो टाइम मतलब आपको कितनी अटेम्प्टिंग रही, कैसे दिमाग में चल रहा था, कितने करने हैं ओवरऑल मुझे। सर मतलब उस वक्त तो ये था कि सब सोचते हैं, मैं इतना नहीं सोच रहा था, क्योंकि जितना ज़्यादा सोचेंगे उतनी ज़्यादा अनरियलिटी, उतने ज़्यादा ही क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, फिर जो आ रहा होता वो भी हम नहीं कर पाते। ठीक है, मैं तो रिलैक्स होकर बैठा था कि 18 मिनट है, स्पीड में क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर जो आ रहा है, मतलब जो फर्स्ट आंसर दिमाग में आया कि हाँ इसका दिमाग में आ गया, तो वो करके मैं आगे, मैं दूसरा भी नहीं, एक बार सारा ऑप्शन पढ़ लेता, बट मुझे लग गया ये आंसर है B, तो B अब आ गया। अब मैं उस क्वेश्चन को कभी रिपीट नहीं करता। लोग सोचते बहुत ज़्यादा कि नहीं B नहीं तो सोच ले C भी हो सकता है, D भी हो सकता है, जितना ज़्यादा तो उसमें टाइम मैनेजमेंट वहाँ हो जाता है आपका। बट आप क्वेश्चन पढ़ो, आंसर करो, ये चीज़ें तभी होती है सर। मैंने रियलाइज़ की, क्योंकि पहले मेरे से जब जितने भी मैंने नॉर्थ सिटी दिए, तो उसमें ऐसा हो रहा था कि मेरे फुल क्वेश्चन भी मैं पढ़ नहीं पाता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग समझ में नहीं आते थे, क्योंकि मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस कम रही थी। इस साल मैंने एक ही गोल बनाया था पिछले 1 साल में कि मुझे जितने मैं क्वेश्चन निकाल सकता हूँ निकालूंगा। बिल्कुल, ये बात तो मैंने बच्चों हर इंटरव्यू में, मतलब मैंने इससे पहले भी जितने भी बच्चों का इंटरव्यू लिया है,
उन सब ने यही बोला कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। और जिनका फेलियर हुआ था किसी एग्जाम में, दोबारा उनके पास होने का रीजन भी था क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे एग्जाम में वो आदत पड़ी हुई होती है, फिर आते ही क्वेश्चन करना। तो सुबह हमारी रोज 6 बजे नॉर्थ साइड सीरीज की क्लास होती है, उसमें भी हम क्वेश्चन ही कराते हैं और गोल यही रहता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन कराए। हाँ, साथ में हर एक क्वेश्चन को समझाने में जो 5-7 मिनट का समय लगता है वो लेते पूरा है, ताकि वो टॉपिक भी क्लियर हो जाए साथ साथ में आपको। पर मैक्सिमम क्वेश्चन 1 घंटे में हम 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जितने कर सकते हैं उतने करने का हमेशा प्रयत्न करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेंगे, जितने क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जितने आप आंसर करेंगे, उतना फिर आपका जो है थोड़ा परफेक्शन बढ़ता जाएगा और एग्जाम में आप ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। तो आदिल ने ये बोला कि जब मैं एग्जाम दे रहा था तो इतना नहीं सोचा कि कितना करना है, क्या करना है। क्वेश्चन करने की आदत पड़ी हुई थी और सवाल को पढ़ा, जो आंसर आ रहा था वो कर दिया, आगे बढ़े और अपना 18 मिनट में 20 क्वेश्चन में से जितने आ रहे थे, 15 आ रहे तो 15 कर दिए, 17 आ रहे तो 17 कर दिए। लेकिन करते गए, यही तरीका है जिससे इन्होंने प्री क्वालिफाई किया, मेंस में सिलेक्शन हुआ, 30वीं रैंक आई, फिर CHO का एग्जाम, NHM का एग्जाम, ESIC का एग्जाम और बैक टू बैक हर एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करते हुए सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं ले रहे, रैंक के साथ में, कि दिल्ली एम्स मिला इनको अपनी पहली चॉइस, क्योंकि इनकी ऑल इंडिया 30 रैंक थी, है ना। और अब नॉर्थ सेट 7 के लिए भी जा रहे हैं, क्योंकि जोधपुर के है तो नो डाउट जो है पहली प्रायोरिटी हमेशा जोधपुर रहती है। और हमारी बेस्ट विशेष है कि आदिल जो है वो जोधपुर में भी सिलेक्शन लेके आए इस बार। आदिल, अब तो आपने इतनी सारी बातें बताई है तो कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाएगा कि बहुत सारे बच्चों को भी पता चल गया कि हम भी आदिल की तरह करना चाहेंगे, है ना, ऐसा कुछ है? नहीं ऐसा नहीं सर, मतलब सबका अपना अपना लक है। एक सीट है, हमें तो एक सीट से मतलब है, हमारे कंपटीशन से क्या मतलब। लोग कहते हैं 80-20, वो सब उन्होंने एक थॉट बना रखा है। आप एक सीट के लिए तो जाओ, वो सेकेंडरी रीजन हो जाएगा, उसके बाद और भी तो एग्जाम है। अगर जो लोग कह रहे हैं मेरा 80-20 की वजह से नहीं हो रहा, तो दूसरे एग्जाम में भी तो आप कुछ नहीं, इवन CHO तक में नहीं हो पाए वो। तो उनको सोचने की जरूरत है कि फिर हम 80-20 को तो ऐसे ही हमारा हो नहीं रहा, तो हमें पढ़ने की जरूरत है। और MSc कर रहा था सर, मैं PG कर रहा था SMS से, तो हमारे एक प्रोफेसर हमेशा कहते थे कि बोलिए आप ये करो, आप एग्जाम की तैयारी करो, आप कहीं सेकेंडरी होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक चीज़ कही थी कि आप एक पैटर्न चलता है OSCE और OSPI पैटर्न चलता है, तो उन्होंने उसके लिए बोला था, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाता है कि आप कितनी थ्योरी पढ़ोगे वो कोई मायने नहीं रखता। एक थ्योरी पढ़ने जरूरी है, उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग होना जरूरी। जब तक ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होगी, आप चाहे IAS का भी एग्जाम देने बैठोगे आप नहीं बैठ पाओगे। इसलिए IAS के एग्जाम भी जब लोग देने जाते हैं ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाई जाती है उनसे। इंटरव्यू का मतलब भी वो होता है। सही बात। पहले एम्स में इंटरव्यू होता था, बंद हो चुका है वो चीज़, तो हमारे लिए तो पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन अब वो एक OSPI पैटर्न को उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन पैटर्न में डालना शुरू कर दिया। तो वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब ही हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो पाएगी, हमारी थ्योरी की एप्लीकेशन और थ्योरी की ब्रेन स्टॉर्मिंग हो पाएगी। राइट बात है। मतलब ये बच्चों की वही हम कहते हैं ना कि ज्ञान से ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है, समझ की ज़रूरत है। वो ब्रेन स्टॉर्मिंग है, मतलब वो समझ, वो ध्यान। ज्ञान तो हो सकता है आराम से, ध्यान कहाँ से लाओगे? ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। कैसे सवाल को समझना है, सवाल कहना क्या चाहता है, वो कवि का भाव जो है ना, वो जब समझ में आता है तब अपना आप नंबर सब इम्प्रूव हो जाते हैं। तो यही आदिल का कहना है कि वो जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए कह रहा था ये कि कंपटीशन बढ़ जाएगा कि एक RRB का भी फॉर्म आया, तो बोले कि कहाँ से फॉर्म भरे, तो काफ़ी बच्चों के प्रश्न आए। तो मैंने एक वीडियो डाला यूट्यूब पे कि भाई ये जोन वाइज जो है आप ऐसे चूज कर सकते हो। तो बच्चों ने बोला मैंने ये सोचा सर आपने तो सबको बता दिया तो बच्चों वो बताना नहीं होता है वो एक मेरी सोच मैंने बताई कि भाई आप यहाँ से ऐसे सोच सकते हो। मैं ऐसे सोचता हूँ फॉर्म भरने से पहले, तो आप ऐसा दिमाग लगा के फॉर्म भर सकते हो, पर वो अपना अपना है। अब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आप जहाँ से फॉर्म भरोगे वहीं से सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो नंबर ऑफ सीट से फर्क नहीं पड़ता। आदिल का बिल्कुल कहना है कि थोड़ा आपको अपनी समझ डेवलप करनी पड़ती है, और समझ से पेपर दोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो किसी चीज़ का बहाना ना बनाए, है ना, थोड़ा खुद को कॉन्फिडेंट रखे, थोड़ी समझ डेवलप करे, और उस समझ से सिलेक्शन होता है। तो आदिल क्या मतलब आपका क्या रहता है जब आप एग्ज़ाम देते हो, जब पढ़ते हो? कई बार ऐसा हो जाता है ना, मान लो पढ़ते पढ़ते आपको अचानक लगता है, मान लो अभी तो आप काफ़ी अच्छा कर चुके हो तो अब आपको इतना लोड नहीं है दिमाग में, लेकिन पहले लोड रहता होगा पढ़ते पढ़ते, कई बार ऐसे स्ट्रेस भी रहा है, दोस्तों का भी सुना होगा, घर वालों का भी सुना होगा, तो आदिल ने कैसे फेस किया उसको? सर मतलब बहुत, ये तो सब भी इस फेज से गुजरती है, ये तो एक स्ट्रगल है। जब तक आप इस फेज से नहीं गुजरोगे तो आप कहीं पहुंच भी नहीं पाओगे, ये तो चीज़। और मैं तो कहता हूँ सबके साथ होना चाहिए ऐसी चीज़ें कि स्ट्रेस आए, बर्डन आए, लोग ऐसे बहुत चिल से रहते हैं। कोचिंग करने भी आते हैं, मैं देख तो बढ़िया मस्त चिल से रहते हैं, पढ़ना नहीं के मतलब यहाँ से पढ़ के गए 6 घंटे तो के लिए हमने पढ़ लिया, लेकिन घर जाके भी उसको पढ़ना होता है। ऐसे थोड़ी ना सर ने, राजू सर ने पढ़ा दिया तो मतलब आप हो गया सिलेक्शन। आपको घर जाके 2 घंटे खुद को एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, वो जो सर ने पढ़ा है तो वो भी जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। सही। तो वो लोग वो नहीं पढ़ते हैं, फिर स्ट्रेस आती है तो
आपको ये भी पता है जिस दिन अच्छा रिजल्ट आएगा उस दिन जो आज आपको कह रहे हैं तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आज वो लोग भी आपके लिए फूल की मालाएं लेके आएंगे। के लिए भी तो बहुत आई है, बहुत सारी आई है। नो डाउट आई होगी। अब कांग्रेचुलेशंस आ रहे हैं वहां से जो लोग कहते थे टाइम वेस्ट कर रहा है, 2-2 साल से घर कौन बैठाता है लड़कों को, Right. के लिए आसान नहीं होता, थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल होता है। बिल्कुल आदिल का सही कहना भाई। इसके लिए जरूरी फैमिली का सपोर्ट हो। हाँ। मम्मी पापा आपके साथ हमेशा रहते हैं, आप तो बेटर है उसके। अब Right. अगर वही अपोज कर दिया फिर आप थोड़ा बैक कर जाते। तो डेफिनेटली पारिवारिक सपोर्ट या परिवार का सपोर्ट चाहिए होता है। सही बात बताई आदिल ने कि जब फेलियर होता है तो कोई साथ नहीं होता, लेकिन जब आप कर जाते हो तो सब कहते हैं हमें तो पता था, या ये तो कर ही जाएगा, इसका तो पता ही है, तो वो रहता है। तो डेफिनेटली आपको उसी अंदाज में मेहनत करनी चाहिए, दूसरों का नहीं सोचे, अपने पे काम करें, मेहनत अपनी बढ़ाए, अच्छे से पढ़े और एक अच्छे रिजल्ट के साथ में आप हमेशा जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। हमारा लगातार जब भी कोई एग्ज़ाम आता है, हमारे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, कुछ बच्चे हम तक अप्रोच जो कर पाते हैं हम उनको आपके सामने लाते हैं। जैसे आदिल हमारा बहुत प्यारा बच्चा है, तो रिजल्ट आते ही आदिल जो है, आदिल का मैसेज आ जाता है मेरे पास में कि सर एक बार और। इस बार तो आदिल ने एक लिस्ट भेजी मुझे कि सर पूरी एकदम बास्केट के अंदर मैंने जो देखो ये सिलेक्शन तो डाल दिए है, तो अच्छा लगता है ये देख के। और फिर ये एक मदद और आप लोगों की होती है कि आपको आके वो बच्चा बताए कि कैसे तैयारी करनी होती है, क्या तरीका है, तो इससे और ज़्यादा बढ़िया जो है अप्रोच हो सकती है। आदिल ने अच्छी तैयारी की, उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफलाइन प्लेटफॉर्म को इन्होंने अपना सहारा बनाया, बुक्स पढ़े, नोट्स पढ़े, हमारे टेस्ट पेपर्स पढ़े, और नो डाउट आपको भी अगर ज़बरदस्त तैयारी करनी है, मस्त करनी है, आपके लिए हमेशा उत्कर्ष क्लासेज का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हमेशा के लिए रेडी है। आए, बैठे, अपना समय दे, हमें आपका वक्त चाहिए बस, है ना, और फिर उसका पूरा यूज़ करते हैं और एक बढ़िया तैयारी करते हैं। ज़िंदगी एक ही बार जो है होती है, मतलब ये एक ही लाइफ है हमारी, एक लाइफ में हम अपने सपनों को पूरा करने में पूरा झोंक दे एक बार में, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 साल 2 साल, जब इतना पूरा समय इतने साल निकाल ही चुके हैं तो 2 साल एक जगह दे दो ना भाई, सब कुछ छोड़ के, है ना, सिलेक्शन तो बहुत आसान हो जाता है। तो 2 साल एक जगह दो, बैठो, पढ़ो, विश्वास करो, भरोसा दिखाओ और फिर सिलेक्शन लो। रैंक के साथ में होता है, भगवान की सौगंध, लेकिन उसके लिए भरोसा दिखाना पड़ता है और वो भरोसा ही आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाता है। तो आदिल, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उनसे? बस आप एकदम अपना हार्ड वर्क करें, जितना कर सकते हो उतना, मतलब ज़्यादा स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए, ज़्यादा मतलब गधे की तरह नहीं पढ़ना है हमें, जितना हो सकता है आप स्मार्ट पढ़ो, कम लिमिटेड पढ़ो। हम लोग ज़्यादा डीप पढ़ने के चक्कर में चले जाते हैं, कि कोचिंग में चले जाते हैं बहुत डीप में, इतना आप डीप पढ़ के आप कुछ करोगे भी नहीं, वो सुपरफिशियली आती है चीज़, इतना भी डीप में नहीं आती, राइट, थोड़ा सा ट्रिकी कर देते हैं, बट आप पढ़ो और उसको एप्लीकेबल करो, जितना हो सके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे अपना जोर होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। बहुत बढ़िया। तो आदिल ने अच्छी बात बताई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ज़्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, सुपरफिशियल पढ़ो, चिल मारो, लेकिन अच्छे से रिवीजन, टेस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करो, बस ये एक ही तरीका है जिससे आप एग्ज़ाम को सफल कर सकते हो। तो आदिल को एक अच्छी सी लाइन आपकी तरफ से, जो मतलब आपकी फेवरेट लाइन हो को भी। लास्ट बार भी वही लाइन बोली थी, बट मैं आपसे सुनूंगा सर वाली, वो आप जो बोलते हो हमेशा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मजा आ रहा है सर। अच्छा, अब मजा आ रहा है। अब मजा आ रहा है। हाँ, तो वैसे मैंने शुरुआत में ये लाइन बोली है कि आदिल ने बिल्कुल बोला कि अब मजा आ रहा है, जब मंजिल मिल जाती है ना तब मजा आता है, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, होके ना मायूस यूं बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का। कई बार क्या होता है बच्चों, सफलता को मिलने में वक्त लगता है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि मतलब अगर वक्त लग रहा है ना तो घबराने की जरूरत नहीं है कि आदिल का ये सही हो गया सर, मेरा क्यों नहीं हुआ, तो हो सकता है कि वो वक्त मांग रहा है। वो कहते हैं बर्फ को पानी में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, हिम्मत रख थोड़ा और जोर लगा, किस्मत के जंग लगे हुए दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है, रख यकीन जो तूने कहा कर दिखाएगा, गरजे जो बादल बरसने में वक्त लगता है, और बहुत बार वक्त को बदलने में वक्त लगता है। एक बार वो वक्त दे दो, आपका समय बदलेगा, वो एक रिजल्ट आएगा, उस पन्ने में तुम्हारा नाम आएगा और उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। बस उस दिन तक तुम डटे रहना, उस दिन तक तुम अड़े रहना, खड़े रहना, विश्वास करिएगा कि उस दिन से आपका सब कुछ बदल जाएगा। तो ये थे आदिल, ये सही में एक अच्छे रिजल्ट के साथ में हमारे साथ, और इससे पहले आदिल के बहुत ज़बरदस्त सिलेक्शन, चाहे वो नॉर्थ सेट 6 में ऑल इंडिया 30 रैंक हो, और चाहे CH और NHM के रिजल्ट्स हो, और चाहे MSc एंट्रेंस का रिजल्ट हो, सभी में टॉप रैंक के साथ में सेलेक्टेड है। और हम भगवान से ये दुआ करेंगे कि आदिल जहाँ सिलेक्शन चाहते हैं, जहाँ जॉब करना चाहते हैं, वो भी उनका टारगेट मिले,
लगातार ये अपनी मेहनत कर रहे हैं और ज़िंदगी में और ऊंचाइयों पे जाए। आप लोगों के सामने थे इनके संघर्ष की कहानी। लंबा संघर्ष था, पेरेंट्स का सपोर्ट था, पिताजी का सपोर्ट था। मैं धन्यवाद कहूँगा उन माता पिता को जिन्होंने आदिल को इतना सपोर्ट किया और आज वो उनका बहुत बड़ा सहारा बन के उभरे हैं। अब वो खुश है, अब वो खुश है बच्चों। और आपको भी ये करना है कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़ा देख, पूरा करके तेरा रसगुल्ला दिखलाएगा। तो वो सपने पूरे करने हैं बच्चों। आदिल की तरह आप भी मेहनत करें, बढ़िया से पढ़ें। और आदिल ने भी संघर्ष किया तो आज इनके सफलता की कहानी हम बता रहे हैं। आप भी संघर्ष करके अपनी सफलता की कहानी अपनी जुबानी लिख सकते हैं। तो ये थी एक कहानी आप लोगों के सामने। फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक और सफलता की कहानी के साथ में, एक और नए रसगुल्ले के साथ में, और मिलते रहेंगे। और आप लोग अपनी मेहनत को जारी रखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और अच्छे से लेके पढ़ते रहें। तो बस आखिरी बार एक लाइन आप सभी लोगों के लिए, जो आदिल और मैं दोनों ही बोलने वाले, जो हमेशा बोलता हूँ मैं, कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और सौगन महादेव की, हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं दोबारा एक नए सेशन में एक और इम्पोर्टेंट कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां काली।